बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल आज़ार, मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिका इहाते में, जहाँ पर पाकिस्तान से गया हुआ वफाकी वज़रा का जो वफ़द था वो गुज़र रहा था। वफाकी वज़रा उसमें शामिल थे तो आवाज़ें उन पर कसी गईं, चोर चोर के नारे लगाए गए, बालों से पकड़ कर खींचा भी गया और इस ज़िमन में गिरफ्तारियाँ भी अमल में आईं। और फिर तनकीद भी इस वाक़े पर होती रही और कुछ लोग इसका दिफा करते रहे कि जब गम व गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाए तो फिर इस तरह का रिएक्शन तो ज़रूर आता है। मुझे याद आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के अजीम खलीफा रहे। उन्होंने जब दमिश्क से लेकर हिजाज तक रेलवे लाइन का आगाज़ किया था तो एक हुक्मनामा जारी किया था कि जब 20 मील की दूरी रह जाए मस्जिद नबवी की या शहर मदीना की तो उससे पहले तुम ये कर लिया करना कि वहाँ पर अपनी हथौड़ियों को कपड़ों से लपेट दिया करना और काम को बंद कर दिया करना। इसके साथ साथ अगर किसी बड़े पत्थर को मदीना मुनव्वरा में तोड़ना हो तो उसे शहर से बाहर ले जाया करना ताकि वहाँ पर आवाज़ पैदा ना हो। एक इंजन जो भाप से चलने वाला था उसको बंद करके खड़ा कर दिया कि ये मेरे नबी के शहर में आवाज़ निकालेगा तो मुझे ये गवारा नहीं है और मुझे ये लगता है कि ये तौहीन हो जाएगी। हम मजम्मत करते हैं कल के वाक़े की और मजम्मत करते हैं तब की भी कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे और वो उसी दौरे पर थे तो उन पर भी आवाज़ें कसी गईं और पाकिस्तान से ये कहा गया कि ये मकाफ़ात अमल है। मजम्मत उसकी भी की जानी चाहिए जो पहले हुआ, मजम्मत अब भी की जानी चाहिए। आपके पास अपना मुल्क मौजूद है, दीगर मकामात मौजूद हैं, आप वहाँ पर एहतजाज कीजिए, लेकिन इस मुक़द्दस मकामात को छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पर कोई जाता है तो फ़र्द वाहिद के तौर पर जाता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सरकार वो मक्का वाले की हो या फिर सरकार वाली दो जहां की हो, सरकार तो सरकार है, उसके सामने जाना है तो जिक्र उसी का होना चाहिए। हमारे पैनल में मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया आलिद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सईद खावर साहब ने। मैं आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। राना साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। आप भी इस वक्त उसी सरकार में मौजूद हैं, आपका भी अल्लाह के फजलो करम से उम्रा मुकम्मल होने वाला है। कल के वाक़े पे आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान में गम गुस्सा भी पाया जाता है और पाकिस्तान में इस वाक़े का दिफा भी किया जाता है। आप इस पूरे वाक़े को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, इस पर ना कोई दलील इस वाक़े पे, ना कोई और चीज़। तो मस्जिद नबवी का तक़द्दुस, मस्जिद नबवी के अंदर अदब, आवाज़ ऊंची ना रखना, ये तो एक बड़ी क्लियर सी बात है। और हम क्यों जाते हैं वहाँ? इसलिए जाते हैं कि वो एक ऐसा मकाम है जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है। वो एक ऐसा मकाम है जिसके मुतल्लिक़ हदीसें भरी हुई हैं। वो ऐसा मकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला का भी हुक्म है, वाज़ेह हुक्म है। उन अहकामात की रोशनी में हम वहाँ जाते हैं, जाके वहाँ से लेकर आते हैं, सब वहाँ से रहमतें समेट के आते हैं। और उस मकाम पे ऊंची आवाज में बात करना, आपस में भी ऊंची आवाज में बात करना जो है वो सख्ती से मना है। लेकिन इस मकाम पे जो कल वाकया हुआ और इससे पहले जो वाकये हुए, ये सारे काबिल मजम्मत वाकये हैं। ऐसे वाकये नहीं होने चाहिए। चाहे आपको सियासत करनी है, सियासत के लिए बहुत से मौके, बहुत सी जगह मौजूद होती है। तमाम सियासी जमातों को, तमाम मजहबी जमातों को और हुकूमत पाकिस्तान को, सबको ये इस बात का पाबंद होना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासत हो, पाकिस्तान से बाहर सियासत हो, हमारे मुकद्दस मकामात पर वहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले बहुत से पाकिस्तानी, जिस तरह भी तस्दीक की जा रही है कि गिरफ्तार हो गए हैं, यहाँ पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखें, इससे पाकिस्तान की जगहंसाई हुई, इससे पूरे आलम इस्लाम के अंदर हमारी रसवाई हुई। हम ये कहा गया कि मुसलमान वहाँ जाकर मस्जिद नबवी, जो हमारा अहम तरीन मकाम, जहाँ पर इससे आगे और कोई चीज है ही नहीं, और वहाँ पर ये हरकत हो तो फिर आप भाई से शर्म भी है। मैं कहूँगा कि ये क्योंकि मैंने कल यहाँ पे देखा कि वहाँ पर कुछ लोग वो थे जो मुस्लिम लीग नून के थे, वो भी नारेबाजी कर रहे थे, जिसे फिर पुलिस ने साइडों पे कराया, बाकायदा वहाँ पे झगड़ा होने लगा था। तो ये नहीं होना चाहिए था। या सर, ये तो मस्जिद नबवी के अंदर तो यह खाना का
किसी सूरत में इस बात का तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। और ये सारा कुछ नबी के सहन में हुआ, हमने देखा, हमारे सामने हुआ। इसी तरह पहले बाकी जगहों पे भी ये सारी चीजें चलती रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज बड़ी जरूरी है, ये चीजें कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्यों? जब हमारे बहुत से उलमाए कराम जो हैं, सियासी उलमाए कराम, मिंबर पर बैठ के ये कहेंगे कि फलां सियासतदान यहूदी है, फलां सियासतदान फलां है, तो मुकद्दस मस्जिद भी तो एक मुकद्दस तरीन जगह है, उसका भी एक तकद्दस है, वहां से हमें इस्लाम का दर्स देना चाहिए। वहां से बैठ के हमें फतवे जारी नहीं करने चाहिए, ऐसे फतवे जो गलत हों, ऐसे फतवे जिसपे आप किसी पे ये इल्जाम लगाए कि ये यहूदी है, किसी पे ये इल्जाम लगाए ये काफिर है, किसी पे ये इल्जाम लगाए कि ये फलां एजेंट है। मसाजिद जो है वो दीन की तबलीग के लिए है, सियासत के लिए नहीं है। इसी तरह जो हमारा सबसे बड़ा घर है अल्लाह ताला का घर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, तो वहां पर ये होना नाकाबिले बर्दाश्त है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से के कारकुन हो, खुद हो, ज़ायरीन उम्रा हो, कोई भी हो, जिस किसी ने भी हरकत की, इसको नहीं करना चाहिए था। ये हमारे लिए बाइसे शर्म है। और आज तो जुमे की नमाज में हमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे ये अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप के दर पे ये हुआ, हम इस पे शर्मिंदा हैं, जो भी इस पे है उन्हें हिदायत मिले और आगे से ऐसा ना हो। तो यही एक चीज है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन साथ साथ मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमारे उलमाए कराम को अपना सोच विचार हमें जरूर करनी चाहिए, अपने अमाल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस वक्त को अपना हक अदा करना चाहिए, उलमाए कराम को हक अदा करना चाहिए। राव साहब, आप क्या समझते हैं, तदारुक किस तरीके से हो सकता है ऐसे वाकयात का, इसकी रोकथाम भी हो सके, बेहतरीन आप पैगाम भी दे सकें और बेहतरीन पैराए के अंदर उसे रख सकें? देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि यासिर जो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, जो रहमत ही रहमत लेके आए हमारे लिए, पूरे जग के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तमाम आलम के लिए, तो उनके यहाँ तो कोई ऐसा कोई एक्ट या कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए जो रहमत के हट से हो, किसी भी हवाले से जहमत का बायस बने, चाहे ऊंची आवाज़ में बोलें, चाहे जिस्मानी तौर पे कोई तशद्दुद करें, व्हाटएवर। वो तो बहुत ही एक काबिल मज़म्मत फ़ेल है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। यकीनन ये एक ऐसा गंभीर और खौफनाक वाक़या हुआ और उस धरती पे हुआ है जहाँ रहमत ही रहमत है और लोग रहमत के तलबगार होते हैं। वहाँ पे इस किस्म का वाक़या होना इट्सेल्फ बहुत सीरियस है। एक बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ राना साहब की, जो हमारे यहाँ तकसीम, जो फ़िरका वाराना तकसीम है, वो बहुत अरसे से, दहाइयों से जारी है और उसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट उसके ऊपर आता है। उसके बाद सियासी तकसीम, जो जिस तरह से सियासतदान एक दूसरे के बारे में इल्ज़ाम तराशी करते हैं, पेट फाड़ने की बात करते हैं, उल्टा लटकाने की बात करते हैं, चोर डाकू एक दूसरे को पुकारा जाता है, यकीनन वो चीज़ें भी इम्पेक्ट करती हैं। किसी एक सियासी जमात को ये कहना कि उसके लीडर की वजह से ये हो गया है या किसी दूसरे लीडर की वजह से हो गया, ये भी मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान स्टेट का ये फ़र्ज़ है, किसी मुल्क में भी आपके शहरी जा रहे हो, ये तो एक ऐसी धरती है जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वहाँ हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करें या कोई ऐसी बात करें जिससे वहाँ पे लोगों को आज़ार पहुँचे या जहमत हो। किसी भी मुल्क में आप जाते हैं, आपका बुनियादी फ़र्ज़ है उस मुल्क के कवानीन का एहतराम करना। अगर आप उस मुल्क के कवानीन के एहतराम नहीं कर रहे तो आप फिर फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे, पाकिस्तान के शहरी होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे, उस मुल्क के मेहमान होने का फ़र्ज़ आप अदा नहीं कर रहे। तो ये यकीनन एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे लोग जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी भी करते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे जगहों के ऊपर जाके जहाँ पे हम पूरे आलम इस्लाम जिससे तकलीफ़ में होगी, यकीनन इन बातों को देख के, जिसने भी किया, किसी ने हक़ में लगाए, ख़िलाफ़ में लगाए, व्हाटएवर, जो वो हुआ है इंसिडेंट, उसकी कोई तौजीह नहीं दी जा सकती। आपके जज्बात जैसे भी हों, आप वहाँ रहमत के तलबगार आपको होना चाहिए, आपको कोई और बात करनी ही नहीं चाहिए वहाँ पे। और पाकिस्तान के अंदर से भी क्लियर मैसेज जाना चाहिए। अगर लोग समझते हैं इमरान खान साहब के लोग थे, तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनको भी बड़ा बबांगे दोहल इस बात के मैसेज अपने लोगों को देना चाहिए कि ये वो जगह नहीं है। हम पाकिस्तान में मदीने की रियासत बनाने की बात करें, अब मदीने की रियासत के अंदर उसका सारा हुलिया बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। ये लीडरशिप को, तमाम लीडरशिप को, अपने हमायतियों को ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर देना चाहिए। सईद खावर साहब, आप क्या समझते हैं, तरबियत में फ़ुक़दान कहाँ पर है, तरबियत किस तरीके से होनी चाहिए और बेहतरी किस तरीके से आ सकती है? यासिर, बहुत अनहोनी चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में
हमने तसव्वुर नहीं किया था कि हरमैन शरीफैन के वहाँ जाके अल्लाह और उसके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और उनके ज़िक्र के बग़ैर कोई बात हो। अब सूरत हाल ये है कि हम इतने गिर चुके हैं, सियासी तौर पर हमने अपने मजहबी अकायद को, अपनी अकीदतों को कुर्बान कर दिया अपने सियासी अकायद पर। हम सियासी अकायद को अवलियत देने लगे हैं। ये कल जो वाक़या हुआ है ये हमारी ज़हनी पसमानदगी की बदतरीन मिसाल है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो बहुत ही कम है। मैं समझता हूँ कि हम तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक कौम समझे जाते थे। पाकिस्तानियों को समझा जाता था कि ये आशिक रसूल हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं और वो तो साहिब जमाल की दरगाह है, वो साहिब जमाल की जगह है जहाँ पर हुस्न बढ़ता है, जमाल बढ़ता है। वहाँ जाकर हम इस किस्म की हरकतें करके अपनी ज़हनी पसमानदगी का सबूत दे रहे हैं। इससे बहुत ही शर्मिंदगी हुई, हमें तो हुई है, लेकिन एक जो मुसलमान नहीं है वो भी इस जगह से बहुत अकीदत रखते हैं। मैंने बहुत हिंदू शायरों को पढ़ा है और सिखों को पढ़ा है और सुना भी है, वो इस हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत गाह को आंखों का सुरमा समझते हैं। और हम मुसलमान होकर इतने गिर चुके हैं कि अपने महबूब खुदा की सरजमीन पर जाकर हम अपने सियासी अज़ाइम पूरे करने की और अपने सियासी रहनुमाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अफसरदा कर देने वाली बात है। मुझे तो अफसोस इस बात का भी है, इस वाक़े के बाद बहुत ही जिम्मेदार किस्म के लोगों ने वीडियो वही खड़े होके कहा कि देखें जनाब ये क्या हुआ है, इस पे हम फख्र करते हैं। वो भी बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ इस वाक़े में जितने लोग मुलविस हैं इसकी बड़ी आला पैमाने पर छानबीन होनी चाहिए। अगर ये एक साजिश तैयार की गई थी, अगर सियासी आज़ाद शुमार और सियासी अज़ाइम पूरे करने के लिए ये कोशिश की गई थी तो इसका भी पस मंज़र का पता चलना चाहिए। और अगर ये एक जज्बाती बात थी तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर स्टैंड लेना चाहिए ताकि आइंदा के लिए हरमैन शरीफैन में कोई पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब न बन सके। मुक़द्दस मकामात पर सियासी वाबस्तगियाँ नहीं होती, वहाँ पर वाबस्तगी होती है तो सिर्फ रब की ज़ात से होती है और उसके आखिरी नबी की ज़ात से होती है। उसी का ज़िक्र व अज़कार किया जाता है, उसी से मांगा जाता है, रब से मांगा जाता है तो नबी के वसीले से मांगा जाता है। तो जब उनके पास गए हैं तो उनसे गुफ्तगू कीजिए, वहाँ पर ऐसी सियासी वाबस्तगियों का मुज़ाहिरा करके अपना दामन भी दागदार न कीजिए और दूसरों को शर्मिंदा भी मत कीजिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदी। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि ईद के बाद पाकिस्तानी सियासी जमातों की हिकमत अमली क्या होगी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मौजूदा हुकूमत के मुखालिफ कैंपेन चला रही है और उसमें बयानिया एक अपनाया हुआ है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत है जो इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल है, उसने भी अपनी एक कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया है, लेकिन किसकी कैंपेन किस हद तक मजबूत होगी, उसका जवाब उसको किस तरीके का मिलेगा, क्या उसे समर मिलेगा या फिर पछताना पड़ेगा। इसी पर बात को आगे बढ़ाते हैं। राना अजीम साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ये इस खदशे का इजहार किया कि शायद ईद के बाद फिर से कोई किताब आ जाए, मेरी किरदार कुशी की जाने लगे। ऐसे खदशात उनको लग रहे हैं, तो वो इसी खदशात को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए यासर, पहले तो मैं एक थोड़ी सी बात बता दूं आपको, चूंकि मैं खुद सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हूँ और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ। तो आपको एक चीज़ बता दूं, क्लियर बता दूं कि ये जो एक शोर मचा हुआ है कि शायद किसी सियासी जमात की तरफ से हुआ है, ये यहाँ पर जो मस्जिद नबवी में जितना भी ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुझे इसमें किसी भी सियासी जमात का कोई भी कारकुन नजर नहीं आया। ये उम्र पे आए हुए ज़ायरीन थे या यहाँ पे अकामा होल्डर थे, क्योंकि बाकी सियासी जमातों के मुख्तलिफ लोगों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, देखता हूँ। मेरे समेत कई जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, सबने देखा। एक तो ये क्लियर हो जो पाकिस्तान के अंदर इसकी बेरुमती पे शदीद मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, बात करते हैं सियासत की। यासर, मैं आपको दो आज बड़ी खबरें देती। एक, हुकूमत फैसला कर चुकी है और ये इसकी तस्दीक भी हुकूमती उम्र पे हुए एक जुम्मेदार शख्स ने मेरे से की
उन्होंने कहा जी हुकूमत फैसला कर चुकी है कि ईद के बाद, ईद के 5 से 7 दिन बाद वो बाकायदा लिस्टें बननी शुरू हो जाएंगी PTI के उन लोगों की जो मुतहर्रिक तरीन कारकुन। अच्छा, उन मुतहर्रिक तरीन कारकुनों में उन लोगों को पहले नंबर पे रखा जाएगा कि जिन जो जलसे जुलूसों का अरेंज करते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से लोगों को लेकर आते हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी और उनको 3-3 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है। ये मैं आपको एक बड़ी देरत, उनको 3-3 माह के लिए नजरबंद किया जा सकता है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां, उनकी नजरबंदियां, उसके बाद उन अरकान असम्बली जिनके हवाले से ये है, बल्कि अब हुकूमत तो ये नहीं मान रही कि उनके इस्तीफे मंजूर किए गए, अभी तक उन्हें कौमी असम्बली का रुकन ही तस्वर किया जा रहा है कि वो अरकान असम्बली जो इसमें ज्यादा मुतहर्रिक है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने लोग होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाएगा। फिर ताकि अगर ये तहरीक चलाना भी चाहें तो इनकी तहरीक ना चल सके। उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन है उसमें 23 लोग हैं, एक और ऑप्शन इनके पास है 23 अफराद का। वो 23 अफराद वो होंगे जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत कुछ साबिक वफाकी वज़रा और अहम अफराद शामिल हैं, जिनकी नजरबंदी, जिनको हाउस टेस्ट किया जा सकता है कि मुल्क में अफरा तफरी इन मामला के हवाले से इस सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। और उसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है कि उनकी किरदार कशी की जाएगी, बिल्कुल ये किरदार कशी के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, तो आपको ये भी बता दूं। और उसके लिए सबसे पहले जो होगी वो एक इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसकी तरफ से पाकिस्तान की फाइट से एक बाकायदा खबर जो है उसको चलवाया जाएगा, कुछ चीजें सामने लाई जाएंगी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से बाकायदा इस पे काम शुरू होगा। और एक बड़े मारूफ सहाफी जो है, बड़े मारूफ सहाफी, उनकी किताब को भी इसी दौरान में लॉन्च किया जाएगा। उस किताब के अंदर जो है बहुत सी चीजें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के मुतालिक होंगी और ऐसी चीजें होंगी कि जिससे ये तासर दिया जाएगा कि उन पर करप्शन भी साबित की जाएगी, करने की कोशिश की जाएगी, उन पर उनके किरदार पर भी कोई ना कोई ऐसी चीजें उठाई जाएंगी। लेकिन यासर ये सारे कुछ होने के बावजूद अब मामला उस नहज तक पहुंच चुका है कि अब PTI का जो कारकुन है, जो लोग अब इमरान खान की कॉल पे फाइल निकल रहे हैं, जो लोग इमरान खान की कॉल पर ये तस्वर कर रहे हैं कि वाकई ये हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है और इमरान खान के साथ जाती हुई है, वो अब किसी भी प्रोपोगंडे को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि इमरान खान के खिलाफ होने वाला हर प्रोपोगंडा जो है उसकी फेवर में जाएगा। क्योंकि अब लोग ये तासर एक आम हो गया है कि इमरान खान के खिलाफ बाकायदा कुछ लॉबीज काम कर रही हैं, इमरान खान को खिलाफ बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ हो रहा है, उसके खिलाफ फैसले हो, उसकी हुकूमत खत्म करने का मामला हो, उसके दीगर चीजें हो, उस पर इमरान खान को जानबूझ के जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। तो उसका जो कारकुन है वो एक बड़ा जनूनी कारकुन हो चुका है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ साथ अब बहुत से ऐसे लोग भी इस इमरान खान की फेवर में आ गए हैं जो शायद पहले नहीं आए थे। तो लिहाजा ऐसे प्रोपोगंडे, ऐसी चीजें जो है, अब मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत पे उससे कोई अमल दखल ऐसा होगा। आप मुझे एक उसका कोई असर पड़ेगा? राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। आपने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, वो ईद के बाद की जो हिकमत अमली है, राव साहब का भी उस पर तजिया ले लेते हैं। राव साहब, आप क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत अगर ऐसे हथकंडे आजमाती है, जिस तरीके से जिस तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, कुछ लोगों पे कड़ी नज़र रखी जा सकती है, कुछ केसेस हो सकते हैं, ये तो फिर बात वही होगी इंतकामी कार्रवाई की। इसका तो नारा आते ही शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था कि हम इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं करेंगे। देखिए, ये एक तो हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए, इमरान खान की जो रिमूवल है वो कोई बहुत नॉर्मल हालात में नहीं हुई। कोई भी गवर्नमेंट्स पहले जाती थी, उनके बारे में एक कैंपेन स्टार्ट होती थी, उनकी करप्शन के हवाले से, उनके दीगर मामलात के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से चीज़ें, अखबारों को खबरें लीक की जाती थी, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे, वो सारा एक बिल्डअप होता था 2-3-4 महीने का। उसके बाद फिर अगला मरहला आता था, जब प्रेसिडेंशियल पावर्स थी असेंबली डिज़ोल्व करने की, तो वो उसको सारा बुनियाद बना के कर देते थे। या किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली दफ़ा कामयाब हुई है, क्योंकि तो ये बहुत गैर मामूली हालात में हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है अमेरिकन साजिश, अमरीकी साजिश या मुदाखलत, जो भी उसको कह लें। ये एक ऐसा पहलू है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान ने अपना सारा नैरेटिव बिल्ड किया है। और ये जितनी तहरीक अदम एतमाद की चीज़ें हुई हैं,
वो पसे पुश चली गई हैं। वो जो एक इशू है जिसको इमरान खान ने हाईलाइट किया वो फोर फ्रंट पे है और वो हांट कर रहा है, बहुत सी जगहों पे इदारों को हांट कर रहा है, सियासी लोगों को हांट कर रहा है और पाकिस्तान के फ्यूचर को हांट कर रहा है। आगे चल के वो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी उसका एक रोल रहेगा। आगे चल के ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप आज बंद कर दें, नज़रबंद कर लें, लोगों को गिरफ्तार कर लें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर लें, इमरान खान की पार्टी को बैन कर लें। जिस दिन आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे किसी नए नाम से, यही पार्टी इसी बयानिए के साथ आएगी और लोग उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इसमें राना साहब ने बिल्कुल आप इशारा कर रहे हैं कि नए नाम से यही पार्टी आएगी। क्या आपको कोई फैसला आता दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि ये नए नाम से भी आ सकती है? अगर कोई इस किस्म की हरकत की गई, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं इस वक्त जो इस किस्म की हरकत करेंगे, क्योंकि ये कभी भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कितनी जिनका कोई नेशनल लेवल के ऊपर जिनकी बात सुनी जाती है या वो बात करते हैं तो उनकी बात मानी जाती है। PTI है ले दे के, अगर नून की बात करें तो पंजाब की हद तक है, पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक है, बाकी उसके अलावा जो जितनी जमातें हैं वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों को उसमें असर और रसूख रखती हैं। तो ये नज़रबंदियाँ करे, जो मर्ज़ी करे। एक तो ये कामयाबी इनकी इसलिए नहीं होनी क्योंकि KP में और बलूचिस्तान में ये नहीं कर पाएंगे ये काम, वहाँ पे हुकूमतें उस तरह से इनके ज़ेर असर नहीं है। हाँ, अगर ये कहते हैं कि कोई और ताकत करना चाह रही है, उनको उनकी गिरफ्तारियाँ कराना चाह रही है, तो वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। उनका वो सियासत से काफ़ी उन्होंने देख लिया, सियासत को भी और न्यूट्रल होकर भी और सारी चीज़ें, वो उनके लिए मुश्किल का बायस होगी। अगर वो किसी तरीके भी उनका ना भी करे तब भी नाम आ जाता है, असल मसला ये है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो, बल्कि वो इदारों पर मज़ीद बोझ डालें उनके ऊपर कि वो फिर आके फैसला करें कि किस तरह से मामलात को हल किया जाता है। दूसरा जो इंतखाबात की बात है, ये सारी चीज़ें दो पहलू हैं इसके। एक तो इमरान खान की अपनी स्ट्रेटजी है जो भी है, दूसरा हुकूमत का कोलिशन जो है, कितनी तगड़ी कोलिशन है, कितना अर्सा ये चल सकती है। उसके बाद मुआशी चैलेंजेस किस किस्म के हैं उनके आगे, किस तरह के मुआशी चैलेंजेस हैं, और जो फैसले होने हैं वो शायद इंतखाबात का अगर होना है तो वो इस हुकूमत के बस की बात नहीं है, ना इनकी मर्ज़ी से होना है। 4 बंदे इधर से उधर होंगे तो इंतखाबात के मामलात की लाइन सीधी हो जाएगी और आपको मजबूरन इंतखाबात कराने पड़ेंगे। KP की हुकूमत डिज़ॉल्व हो जाती है, पंजाब की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कुछ भी मुमकिन है इस वक्त। इसलिए बहुत ज़्यादा हुकूमत के हाथ में चीज़ें नहीं हैं। वो अगर को करना भी चाहेगी तो इस किस्म के उछेड़ कंडे गिरफ्तारियाँ नज़रबंदियाँ करके कोई रेहाम खान की किताब ने क्या बिगाड़ लिया जो कोई नई किताब आके बिगाड़ लेगी। रेहाम खान की किताब के बाद इमरान खान 2018 का इलेक्शन जीते थे और लोगों को पता है क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरह से होगा। लोग इतने बेवकूफ़ अब नहीं रहे। इट्स डिफरेंट एज, बिल्कुल ही। और ये एक अहद है जिसमें ये काम हो रहा है, इसलिए पुराने हथकंडे मेरा ख्याल है जितने उनसे बचा जा सके बेहतर है। पुराने हथकंडों से बचा जा सके तो बेहतर है, उसी से बेहतरी आ सकती है। खावर साहब, आप क्या समझते हैं, ये जिस तरह की इस वक्त हमारे तर्ज़ सियासत चल रहा है और जिस तरह का बयानिया आवाम के अंदर रिवाज पा रहा है और आवाम का जो शऊर है वो जिस तरीके से परवान चढ़ रहा है, क्या समझते हैं यही तरीका कार रहा तो अगले 2 साल बाद आप मुल्क में खाना जंगी देख रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम देख रहे हैं या कुछ और तब्दीली देख रहे हैं? यासर, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम कौमों की ज़िंदगी में 75 साल कम नहीं होते। हम अपने इर्द गिर्द देखें, चीन है, जापान है, इसके साथ मिलती जुलती और कौमें हैं, उन्होंने 75 सालों में दुनिया की बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने यहाँ जमहूरियत को भी पनपने दिया है और उन्होंने अपना मुआशी निज़ाम भी ठीक कर लिया है। हम 75 साल से एक हमारे मुल्क में बालादस्ती की जंग चल रही है, हमारे मुल्क में सियासी बालादस्ती की जंग है और इक़्तिदार की कशमकश की जंग चल रही है, जिसके समराज से आज तक पाकिस्तान के अवाम फैज़याब नहीं हो सके। हम ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस मुल्क में सियासी जमातों को स्टेक होल्डर समझा जाता है, इस मुल्क में इदारों को स्टेक होल्डर समझा जाता है। जिन लोगों की वजह से ये मुल्क बना, इस मुल्क के करोड़ों अवाम असल स्टेक होल्डर वो हैं। मुझे अफसोस होता है कि जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है तो उस फैसले के समराज से वो
अवाम फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो हमारी सियासी जमातें और हुकूमतें फैसले करती हैं तो वो भी अवाम को कोई उसके सम्राट से फैज़याब होने का मौका नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि ये जो जंग है इसने पाकिस्तान की कौम को एक अखलाक बाख्ता कौम बनाने में अहम किरदार अदा किया है। हमारा ज़ौक़ देख लें, हमारी ज़िंदगी देख लें, हमारा उठना बैठना देख लें, हम एक ऐसी कौम हो चुके हैं, रेवड़ की तरह हैं। हमें जिस तरह से आता है हाँक लेते हैं। कोई किसी ने सोचा है कि इस सियासी जंग में पाकिस्तान के अवाम अपने 2 वक्त की रोटी कहाँ से खा रहे हैं? ये महंगाई का जो तूफान है इसको कैसे रोका जा सकता है? पाकिस्तान में तवानाई के बहरान को कैसे खत्म किया जा सकता है? कभी किसी ने इस बात पर नहीं सोचा, बल्कि एक वो म्यूजिक चेयर वाला गेम जारी है या फिर दूसरी तरफ लठ बरदार सियासी रहनुमा हैं जो एक जाता है दूसरा आ जाता है और एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। मुखालिफिन को गिराने की सियासत होती है, अपना कद बढ़ाने की सियासत होती है, अपना मफाद हासिल करने की सियासत होती है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए कहीं पे नहीं सोचा जाता। अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोचने लग जाएं तो अपनी सियासत पर मांद पड़ती इन सियासतदानों को दिखाई देती है। राना साहब, अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात की जाए, उनका अभी का प्लान देखा जाए तो ईद के बाद उन्होंने कहा है कि कॉल दूंगा और इस्लामाबाद सारे पहुंचेंगे। कल की खबरें ये थी कि 20 लाख अफराद का काफिला जो है वो पाकिस्तान भर से छोटे छोटे काफिले बढ़ के 20 लाख लोग मजबूरी तौर पे होंगे, वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज उन्होंने तादाद बढ़ा के 30 लाख कर दी है। वो कहते हैं कि 30 लाख लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या काबिल अमल आपको ये बात दिखाई देती है? दूसरा ये कि क्या ये तरीका कार नए इंतखाबात जल्द करवाने के लिए मददगार साबित हो सकता है? देखिए यार सर, 2 चीजें तो ज़हन में रखिएगा कि 30 लाख अफराद इकट्ठे करना पाकिस्तान की तारीख में ना कभी इकट्ठे हुए या ना होंगे ना हो सकते। ये कहाँ इसी तरह जाता है 20 लाख 30 लाख। लेकिन अगर 1 लाख अफराद भी इस्लामाबाद की तरफ आ जाएं और इस्लामाबाद में आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज या जलसा या जुलूस होगा। और अगर हम थोड़ा सा, आप कह रहे हैं कि क्या इससे हुकूमतें तब्दील हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम थोड़ी सी नजर डाल लें तो जो इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई है उसके लिए जितना प्रेशर बना था, उसके लिए जितनी मूवमेंट बनी थी, वो जलसे जुलूसों के जरिए ही बनी थी। उसके लिए जलसे जुलूसों का ही रास्ता इख्तियार किया गया था। उसके लिए पहले एक मार्च किया गया आज़ादी मार्च के नाम से, उसके बाद महंगाई मार्च किया गया, उसके बाद जलसे जुलूस किए गए, उसके बाद एहतजाज किया गया, उसके बाद हर वो कॉल दी गई जो एहतजाज की मद में आती है। और ये जो लोग इस्लामाबाद आए थे तो इन्होंने भी यही नारा लगाया था कि जब हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, बिलावल ने कहा था कि जिस दिन हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उसमें इत्तेमाद की तहरीक पेश होगी। उसी तरह हुआ। फिर इन्होंने जब इत्तेमाद की तहरीक पेश हुई, जब वोटिंग का मामला आ रहा था, उस वक्त भी एक एहतजाज जो था वो इस्लामाबाद की तरफ रवा था, एक जुलूस रवा था। तो ये सिलसिला तो चल रहा है, चलेगा। देखिए, इमरान खान का मसला ये नहीं है कि हुकूमत इसकी खत्म करे और मुझे हुकूमत दे दे, फौरी तौर पर वो एक नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन हो, और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए वो अपनी एक सियासी जंग ला रहा है। और इस सियासी जंग में अगर वो अपने कारकुनों की ज्यादा तादाद लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आइंदा इलेक्शन की तरफ उनके लिए एक बड़ा अहम कदम होगा। और अदारों पे प्रेशर भी इसी तरह जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब अदारों पे प्रेशर इसी तरह जा रहा है, चाहे वो कोई भी अदारा हो, वो प्रेशर इसी तरह जाता है। मुझे बताएं, क्या इसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर पीटीएम ने जलसा नहीं किया था? क्या यहाँ पे मरियम साहिबा ने, यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, यहाँ पर महमूद अशक सही ने साहब ने जलसा नहीं किया था? क्या इसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाज नहीं हुआ था? इसी इलेक्शन कमीशन को बुरा भला नहीं कहा गया था? तो उस वक्त तो ये सारा कुछ हुकूमत में बैठे लोगों को जायज लगता था, अब वो जायज लगता है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज जरूर है, सब कुछ है, लेकिन आपको एक चीज जो खौफनाक होने जा रही है, जिसके खदशात पाकिस्तान के लिए, जिसका होना पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा, वो ये है जो कल हुआ है सऊदी अरब में, जो हुआ उसकी मजम्मत की गई। जो पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह वहां पर कासम सूरी पे हमला हुआ, जिस तरह वहां पर आकर एक कायदा जत्थे की सूरत में हमला किया गया, अब ये हमले गली गली मोहल्ले अगर ये शुरू हो गए तो ये सियासत में पुरतशद्दुद सियासत शुरू हो जाएगी, जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होगा, जमहूरियत का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, और एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी।
इन चीजों को रोकना होगा और इन चीजों को रोकना होगा। इसके लिए लाहेमल तरतीब देने की जरूरत है। राव साहब, आप क्या समझते हैं जो अदम बर्दाश्त जो माशरे में बढ़ती जा रही है, जिसके नतायज हमें मुख्तलिफ सूरतों में भुगतना पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो ताज़ा तरीन हिकमत अमली जिसका तज़किरा राना साहब भी ये कर रहे हैं, इदारों पे अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो इदारों पे प्रेशर बढ़ाने से सियासी फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं PTI को, और उसका इंतज़ामी तौर पे नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, ये फार्मूला तो मरियम सफदर ने दिया था, आपको अगर याद हो, निज़ामत होगी तो मफामत होगी, और वो उनका फार्मूला बज़ाहिर तो लगता है कामयाब हो गया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि मज़ामत करेंगे तो मफामत होगी, इसलिए वो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इदारों पे प्रेशर डाले हुए हैं और मुसलसल डाले हुए हैं। बल्कि राब्तों की कोशिशें जो हो रही हैं उसमें भी वो सबको उन्होंने रोका हुआ है। जो खबरें आ रही हैं कि कोई राब्ता ना करे किसी से, अगर कोई राब्ता होता है बिल्कुल हमने कोई बात नहीं करनी किसी से। तो वो मेरा ख्याल है इसकी जो शिद्दत पसंदी की बात है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट अभी हुआ है, पेशावर में हुआ है मस्जिद में, जब इमाम मस्जिद ने दुआ की कि जो अल्लाह ताला इमरान खान को तबाह कर दे, लोगों ने आमीन नहीं कहा तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा जो आमीन नहीं कह रहे अल्लाह उनको भी तबाह कर दे। तो वहाँ एक हंगामा हो गया। लोगों ने नमाजियों ने इमाम साहब को कहा कि तुम हमें भी साथ ही तबाह कर रहे हो। तो ये तो चीज़ मौजूद है सोसाइटी के अंदर आपकी, और बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका बेहतरीन हल जो है, जो सियासी मैदान में लड़ाई होनी है, वो ज़्यादा ज़ाहिर है वो बहुत फिर ख़तरनाक होती चली जाएगी, गली मोहल्लों में भी हो सकती है। तो उसका बेहतरीन हल जो है इस वक्त बहुत ही एक गंभीर सूरत हाल है, उसमें इलेक्शन है। अगर आप रोकना चाहते हैं इस पुरतशद्दुद सियासत को या इस नफ़रत को रोकना चाहते हैं, बंद बांधना चाहते हैं इसके आगे, तो इलेक्शन करा दें। वो कोई आपसे हुकूमत नहीं मांग रहा, आपको ये कहा जा रहा है कि लोगों को फैसला करने दें। और लोग हर मुल्क में पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लोग ही जो है अल्लाह ताला की हाकमियत के बाद लोगों के ज़रिए जो है इक़्तिदार का इख्तियार इस्तेमाल होता है। तो लोगों को अगर फ़ैसला करने का कहा जा रहा है तो उस पर क्या हर्ज है। अगर तैयारी नहीं है इलेक्शन कमीशन की, 2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक डोल तो डाला जा सकता है, बात तो की जा सकती है कि हाँ हम इलेक्शन के लिए बैठ के बात करते हैं, रिफॉर्म्स की बात करते हैं। आप सितंबर नहीं अक्टूबर में करा लेते हैं, नवंबर में करा लेते हैं, कोई बात तो उस सिलसिले में हो। ये कहना आपको वाहिद हल इस तमाम तर सूरत हाल में अदम बर्दाश्त का वाहिद हल और ये तमाम तर सियासी इस्तेहकाम जो है वो नए इलेक्शन में दिखाई देता है। ठीक है, खबर साहब, आप क्या समझते हैं, किस हद तक राव साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, और क्या समझते हैं कि मुल्क में बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है? और इस वक्त जो हिकमत अमली दोनों जानिब से चल रही है, वो हुकूमत की जानिब से हो या अपोजिशन की जानिब से हो, किसकी ठीक है, किस हद तक ठीक है और किस तरीके से? मेरे ख्याल में राव साहब ने मुनासिब बात की है कि ये इमरान खान की हत्तुल इम्कान कोशिश यही है कि तहरीक इंसाफ को इतना मैदान में लाया जाए और उन्हें इतना एनर्जेटिक किया जाए और उन्हें चढ़ाई के अंदाज में लाया जाए, जारियाना अंदाज में, कि इदारों पर एक प्रेशर बढ़े और इलेक्शन की राह हमवार हो। इसी तरह हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो जितना भी इस इलेक्शन को टाल सकती है वो उसको दूर तक ले जाएंगे, ताकि ये अगले जो बजट आ रहा है वो भी निकल जाए, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात का डोल भी डाल दिया जाए, उसके बाद कहीं जाके इस इलेक्शन जनरल इलेक्शन आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो है ना, अगर इमरान खान अपनी कोशिशों में कामयाब हुए और हुकूमत को और इदारों को प्रेशर में लाने के लिए कामयाब हो गए, तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर वो जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में अब मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं है, तो किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान में हमेशा मार्शल लॉ लगते रहे हैं। कभी अदलिया का मार्शल लॉ होता है, कभी सिविल मार्शल लॉ होता है, कभी सियासी जमात का मार्शल। तो एक कोई इस तरह का मार्शल लॉ पाकिस्तान में आ सकता है जो इसकी समत ठीक करने के लिए फिर कई साल तक हुकूमत में रहेगा और वो चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी, हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो और आवाम को एक दफ़ा फिर झोंका जाए। बाकी जहां तक इलेक्शन है, कौन जिम्मेदारी उठाएगा और कौन जमानत देगा कि शफाफ होंगे? 2018 के इलेक्शन शफाफ थे क्या?
आप भूल गए कि कोल्लू का रिजल्ट पहले आ गया, कराची का रिजल्ट 3 दिन के बाद आया। जब आरटीएस बैठ गया तो उस वक्त भी अगर इसी तरह का एक और इलेक्शन 50 इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान को इस दलदल से नहीं निकाल सकता जब तक तमाम सियासी जमातें इंतखाबात हल तो है, लेकिन फिर जमानत कौन देगा कि इंतखाबात शफाफ होंगे और उसका नतीजा भी ठीक निकलेगा? ये एक बुनियादी बात है। मुल्क की जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल है, जो मुल्क की मुआशी मसाइल हैं, बिजली का बहरान है, उस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क में सूरत हाल इस वक्त लोड शेडिंग की ये है कि शॉर्टफॉल जो है वो 9000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ये दावा करते हैं कि 10 दिन के अंदर लोड शेडिंग के इस अजाब को कम कर लिया जाएगा। उनका ये कहना था कि फर्नेस ऑयल की फराहमी नहीं हो सकी, फर्नेस ऑयल पर वक्त नहीं ख़रीदा जा सका, जिसकी वजह से इस बहरान पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पावर प्लांट्स की मरम्मत भी जारी है। मजमूई तौर पर इस वक्त 9000 मेगावाट कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बड़े शहरों के अंदर भी दिन भर अगर देखा जाए तो 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त हो रही है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि पिछली हुकूमत ने बर वक्त ख़रीदारी नहीं की, ईंधन की अगर ख़रीदारी कर लेते तो हम बहरान पे काबू पा सकते थे। अब एतराज़ात दो तरफ से हैं। एक बात ये है कि वो कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं वो ये कहते हैं कि 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि इस कदर शिद्दत आ गई लोड शेडिंग में, और जो मौजूदा हुकूमत के हामी हैं वो ये कहते हैं कि 2 हफ्तों में ये कौन सा मार्का सर कर लेते कि ये सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता था। आप किस मौक़िफ़ को सही समझते हैं और किस तरीके से? या सर, एक तो हमें समझना चाहिए, हर शख्स ये जानता है, बतौर जर्नलिस्ट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्या जो फर्नेस ऑयल खरीदा जाता है, जो सामान खरीदा जाता है, जो इसमें मटीरियल इस्तेमाल आप कर ले, रॉ मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो 2 हफ्तों के लिए आता है? क्या वो 1 हफ्ते के लिए आता है? भैया वो 2-2, 3-3 माह का सामान होता है। उसका बाकायदा हर चीज सबको पता होता है कि जनाब ये सेशन चेंज होने वाला है, ये मौसम आने वाला है, इस मौसम के लिए इतना हमें चीजें चाहिए, इतना मटीरियल चाहिए, ये इस पर इतना फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होगा, इस पर ये चीजें इस्तेमाल होंगी, ये चीजें इस्तेमाल होंगी। बात यह है कि ये तो बड़ा क्लियर है कि कम से कम 1 महीने का जो आपके पास चीजें होती है सामान मौजूद होता है। अब ये कहना कि साबका हुकूमत आई, उसने जनाब ना तो मरम्मतें करवाई, ना उसने फर्नेस ऑयल खरीदा, ना कोई दीगर चीजें खरीदी, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पा रही है। तो फिर अगर उन्होंने नहीं खरीदी तो उसके कुछ सबूत तो सामने लाए ना, उसकी कुछ चीजें सामने तो लाए ना। उसको कोई ऐसी चीजें, देखिए ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ऐसा कोई मामला नहीं है। ये मामला सर सब जो है, अब ये जो मौजूदा हुकूमत आई, इस इत्तेहादी हुकूमत ने आके यहाँ पे काम शुरू किया, इनको इल्म था इस सारी हुकूमत को। इनके वज़रा वो है, देखिए तहरीक इंसाफ के वज़रा वो थे जो पहली दफा आए थे, इनके वज़रा तो वो है जो मुद्दतों से वज़रा है, जो सिर्फ एक पिछले टेन्योर 3 साल में वज़ीर नहीं रहे, लेकिन उनके मामलात उससे इस पर गिरफ्त हम इनसे ज्यादा थी। जब तहरीक इंसाफ से ज्यादा गिरफ्त थी तो उनको नहीं पता था इक़्तिदार में आते ही कि कौन सी चीज है जो कम है, कौन सी चीज है जिसको बंदोबस्त करना चाहिए। किसको नहीं पता था कि गर्मी की शिद्दत आ रही है, किसको नहीं पता था कि रमजान मुबारक शुरू हो चुका है, किसको नहीं पता था कि आने वाले दिनों में क्या हालात हो सकते हैं। देखें, यकम रमजान मुबारक से लेकर अब यह काम तहरीक इत्तेमाद का काम शुरू होता है। यकम रमजान मुबारक को एक डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असम्बली, वो इनकी करारदाद को मुस्तरद कर देते हैं। उसके बाद जो होते तहरीक को मुस्तरद कर देते हैं, अदालतों में ये चले जाते हैं। इन्हें पता होता है अदालतों से इन्हें रिलीफ मिल रहा है, अदालतों की जो रिमार्क करते हैं इन्हें रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिलने के बाद क्या ये तमाम चीजों को नहीं देख रहे थे? देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, कल की खबर ये थी, आपने कल और परसों 2 दिन में यह होगा, उसके वजीर आज़म साहब जो है शिवाजी साहब, उन्होंने कहा 1 मई से किसी सूरत में भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये मुझे एक बात बताइए, अगर 1 मई को लोड शेडिंग नहीं होगी, सारा सामान मुकम्मल हो जाएगा, तमाम मरम्मत मुकम्मल हो जाएगी, फर्नेस ऑयल आ जाएगा, अगर ये सारी चीजें 2 से 3 दिन में या 4 दिन में आ सकती हैं, तो जिस दिन से ये इक़्तिदार में आए थे इनको नहीं पता था ये चीजें करना जरूरी थी? ये सब जो है एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। वो हुकूमत आएगी इस पे इल्जाम लगाएगी, ये आएंगे उस पे इल्जाम लगाएंगे, ये इसी तरह चलता है। देखें, बड़ी क्लियर सी बात है, लोड शेडिंग पे अभी काबू नहीं पाया जा सकता। लोड शेडिंग मेरी इत्तला के मुताबिक अभी कम से कम 1 माह जो है ये लोड शेडिंग का सिलसिला कम जरूर हो सकता है,
लेकिन ये लोड शेडिंग यानी आपको ये लगता है कि एक महीना अभी इस लोड शेडिंग पे काबू नहीं पाया जा सकता और इसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की जरूर बनती है, ये बार उनके कंधों पे जरूर आता है। राव साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इस मौजूदा लोड शेडिंग का तमाम तर जो जिम्मा है वो मौजूदा हुकूमत पे भी है या फिर गुज़श्ता हुकूमत पे है? लेकिन अवाम इस वक्त जिस अजियत से दो चार हो रहे हैं, अवाम अगर किसी दर पे जाए तो वो कौन सा दर? देखिए यासिर, अगर आप 2013 के इलेक्शन से पहले साल 2 साल का मंजर याद करें तो मियां शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब थे और यादगार पाकिस्तान में वहाँ पंखे लेके बैठे हुए थे लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। और सारा 2013 की बुनियादी तौर पे जो कैंपेन थी वो पाकिस्तान को रोशन करने की थी और अंधेरों को ख़त्म करने की थी। और इस लोड शेडिंग के ख़त्म करने के नारे पे खालिसतन 80% इलेक्शन जो इन्होंने विन किया वो इस बुनियाद पे किया था कि हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। शायद उनके जहन में अभी ये हो कि हम फिर एक ये स्टंट एक थोड़ा सा खड़ा करके फिर करेंगे। मौजूदा हुकूमत पूरी तरह ज़िम्मेदार है। अगर वो बिजली पैदा नहीं कर रहे और अगर उनके पास वसाइल ख़त्म हो गए हैं, उसकी पूरी राना साहब ने जैसा डिटेल होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में तो हम कह सकते हैं इनएफिशिएंसी हो सकती है, किसी ने बर वक्त ऑर्डर ना दिया हो, जैसे LNG का हो गया था, बाकी चीज़ों। प्राइवेट सेक्टर वाले तो अपना एक एक दिन का हिसाब रखते हैं, उनके पास स्टोरेज होती है, उनके ऑर्डर्स होते हैं, इन प्लेस होते हैं। दूसरी जो है, एक जो दिखावे के लिए मेरा ख्याल अब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बहुत मौका है उनके पास और बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बजाय इसके कि वो एक इस्लामाबाद की ऑरेंज लाइन जो जिसका 23 मार्च को इमरान खान ने इफ्तिताह करना था, डिले हो गया, उसको आप अपने खाते डाल लें, बादशाह डैम का आप विजिट कर लें, तो इस किस्म की लोड शेडिंग ख़त्म करने का। अब 1 से 7 तक होंगी ईद की छुट्टियाँ, 1 से 7 तक तो इतना लोड कम, प्रेशर कम हो जाएगा बिजली का, उसके ऊपर बिजली की सप्लाई के ऊपर, कि आप शहरों को दे सकेंगे आसानी से। 7 के बाद असल मसला शुरू होगा। आपके पास अभी 10 दिन है, आप जो अरेंजमेंट अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी आप लोड शेडिंग होगी, हमने अंधेरे ख़त्म कर दिए, फिर वहीं से आपने शुरू करना है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, सोशल मीडिया के जरिए हों वैसे हों। आप ये समझते हैं कि इसमें दिखावे का अंसर शामिल हो सकता है, एक स्टंट हो सकता है। अगर ये स्टंट किया जा रहा है तो ये गले भी पड़ सकता है। लोग इस वक्त बाशऊर हो चुके हैं। खबर साहब, आप क्या समझते हैं, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में लोड शेडिंग का अजाब जो मुसल्लत किया गया, उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, अब इस दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही दौर अच्छा दिखाई देगा तुमको सबको? अगर वो देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में लोड शेडिंग भी कम थी, ये अभी आए हैं तो लोड शेडिंग में इजाफा हो गया, तो आवाम का झुकाव फिर इस लोड शेडिंग को लेकर किधर देखे थे? जब नई हुकूमत आती है तो इतने मसाइल लेके आती है कि पिछले को याद करके फिर कहते हैं कि इससे तो बेहतर वो दौर था। ये आज नहीं, हमेशा यही होता है। और इसमें कोई एक हफ्ते में कोई सूरत हाल तब्दील नहीं होती। थोड़ा बहुत कोई मामला होगा जिस पर इनको परेशानी होगी मौजूदा हुकूमत को। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सहराए थर में 9,500 मुरब्बा किलोमीटर पर आपके पास कोयला पड़ा हुआ है, जिसको बीबी शहीद ने ब्लैक गोल्ड का नाम दिया था। सिंध हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत अब करीब हैं, वहां 500 साल की बिजली पड़ी हुई है, उस पर काम क्यों नहीं करते? ये कब तक लोगों को अंधेरे में रखेंगे? कब तक कमीशन के नाम पर और मुख्तलिफ मनपसंद कंपनियों को देने के नाम पर ये आपस में लड़ते रहेंगे, वफाक और सूबा? मैं समझता हूं कि अब चूंकि हम नवा हैं, वफाकी हुकूमत भी और एक ही कैंप में बैठे हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वजीर खारजा हैं, शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, तो मेरे ख्याल में इनको थर के कोयले से इस्तेफादा करना चाहिए। जहां 500 साल की बिजली पड़ी हुई है, इसके बरक्स सरहद के उस पार जो है वहां 4,500 किलोमीटर पर है और 40 साल से वो 3 बिजली घर चला रहे हैं और उन्होंने हमारी बॉर्डर जो है 350 किलोमीटर सहराए थार पर वो रोशन की हुई है। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास मादनियात भी मौजूद है, लेकिन हम असल मसला है उसको बरूए कार लाने का। हम हर चीज में सियासी लोग, सियासी पार्टियां, हुकूमतें अपने जाती मफादात देखती हैं, जिसकी वजह से ये सारे मंसूबे जो है वो पसे पोश पड़े रहते हैं। थरकोल अभी शुरू हुआ है, कुछ बिजली एंग्लो पैदा कर रहा है, लेकिन इसको बड़े वसी पैमाने पर काम करने की जरूरत है। एक ऐसे पैमाने पर कि आप एक
पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान जो है कोयले की पैदावार में 7 बड़े मुल्कों में आने लगा है थरकोल दरियाफ्त होने के बाद। तो 9,500 मुरबा किलोमीटर पे इतना शानदार कोयला पड़ा हुआ है, मामूली सी खुदाई के बाद निकल आता है, उस पर अखराजात भी बहुत कम है। ज़खायर को बरूएकार लाने की जरूरत है, लेकिन बरूएकार लाने के लिए मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, तगोदो करनी पड़ेगी, उसके लिए निकलना पड़ेगा, उसके लिए फिजिबिलिटी तैयार करना पड़ेगी, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा दर्द दिल किसके सीने में है वो तो हर किसी के में नहीं हो सकता। वो तो कोई कोई जानता है कि किसके सीने में हो सकता है, कौन बेहतरी के लिए काम कर सकता है। वो हीरा तो फिर ढूंढना ही पड़ेगा। खावर साहब, मैं आगे बढ़ता हूं और बात कर लेते हैं पंजाब की सूरत हाल के हवाले से। राना साहब, जो पंजाब की सूरत हाल है, हाई कोर्ट कहती है कि किस में जरूरत है कि वो हाई कोर्ट का हुक्म ना माने। दूसरी तरफ वकला कुछ ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान को आप हुक्म जारी नहीं कर सकते, गवर्नर को आईनी तौर पर हुक्म जारी नहीं कर सकते, वो अपने तौर पर देखेंगे। तो ये जो सूरत हाल पंजाब की है, ये किस नहज तक जाती है आपको दिखाई देती है? लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है, सबसे बड़ा सूबा और जिस सूबे की वजह से बहुत कुछ होता है, आज उस सूबे में कोई हुकूमत नहीं है, हुकूमत नाम की चीज नहीं है। और दूसरी मजे वाली बात यह है यासर कि मैं इस पे बड़ा हंस रहा था और मैं बड़ा इस पर तअज्जुब तो नहीं हम कह सकते बल्कि इंजॉय कर रहे थे कि जिस शख्स को हटाने के लिए, जिसकी हुकूमत खत्म करने के लिए, यानी उस्मान बुज़दार के खिलाफ सब एक थे, और इस वक्त इमरान खान जो है वो इक़्तिदार से जा चुके हैं और उस्मान बुज़दार इस वक्त भी वज़ीर आला है। इस वक्त भी वो वज़ीर आला का इमकान वज़ीर आला है, इस वक्त भी उनके पास इक़्तिदार है। बेशक वो इक़्तिदार उनके पास इख्तियार है या नहीं, लेकिन इक़्तिदार का मज़ा बतौर वज़ीर आला वो आज भी लूट रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि इस वक्त ना कोई अदालत के हुक्म को मानने के लिए तैयार है, और अदालत के हुक्म जो है, अदालत के जो फैसले हैं उन्हें भी मुतनाज़ा बनाया जाता है, और उन फैसलों के अंदर तनकीद भी की जाती है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी नजर भी आती हैं सियासी मुखालफिन को। तो ये चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल में आज शाम तक इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि अदालत ने फैसला महफूज जो किया है। जैसे ये फैसला आज के बाद मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जो एक तफरीयत है बेचैनी की कि पंजाब में हुकूमत किसी की नहीं है, तो वो खत्म हो चुकी है या खत्म हो जाएगी, कोई ऐसा मामला हो जाएगा। ये मजीद आगे आपको अगर आप ये कहें कि ईद के बाद तक ये मामला चलेगा, तो मुझे ये ईद के बाद तक चलता नजर नहीं आ रहा, बल्कि आजकल में ये मामला जो है ये खत्म हो, आजकल मामला ये खत्म होता दिखाई देता है। राव साहब, आपको ये ऊंट किस करवट बैठता दिखाई देता है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि ये इस नहज पे चीज़ें पहुंची हैं। चाहे फेडरल गवर्नमेंट के हटाने की बात हो, चाहे सूबाई गवर्नमेंट के हटाने की बात हो, अदालतों को दिन रात काम करना पड़ रहा है और ऑर्डर्स देने पड़ रहे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है 63A की, अगर हम उसको डिस्कस करें, वो अगर फ़ैसला हो जाता तो बहुत सी चीज़ें बड़े बेहतर अंदाज में हो सकती थी। बहुत से मामला पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर तय हो सकते थे, लेकिन उसके तय ना होने की वजह से और उसका आगे चल के इम्पैक्ट भी बहुत आएगा। अगर आज तय नहीं हुए और ये मसाइल सारे खड़े हो गए, अगर कल को कोई फैसला ऐसा आ जाता है जो उन लोगों को जिन्होंने अपनी हमदर्दियाँ तब्दील की हैं उनके लिए लाइफ टाइम आ जाता है, या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से कोई वर्डिक्ट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक दफ़ा फिर ये नया कह ले के हिजान पैदा हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर। तो मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट था अगर वो टाइमली आ जाता। लेकिन सरे-दस्त जो मामला चल रहे हैं, अभी मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा। अदालत फैसले दे चुकी है, हुक्म दे चुकी है, बार बार कह चुकी है। आज जहाँ तक होगा फैसला उनका आना है, मे बी को नॉमिनेट कर दें कि ये शख्स हल्फ लेगा शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से, तो मे बी इस किस्म का कोई एक्ट हो। वो कहाँ पर होगा हल्फ, उसको कौन मानेगा, पंजाब के अंदर किस तरह की सूरत हाल होगी। अमलन तो हुक्म जो है वो शरीफ फैमिली का ही चल रहा है पंजाब के अंदर। बुज़दार साहब यकीनन है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बराए नाम, लेकिन हुक्म तो उन्हीं का चल रहा है। तो ये किस किस्म की सूरत हाल होगी, ये भी एक खराबी की सूरत हाल है जो ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट करेगी। ना सिर्फ ये कि खराबी की सूरत हाल है, और यही उनसर जो है ये असरअंदाज होगा वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पे भी और उनकी सियासी साख के ऊपर भी। तो सूरत हाल जिस हद तक बेहतर हो जाए, मामला जिस हद तक सुलझ जाए, उतना ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, सईद खावर साहब और राना अजीम साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।